1857 में विद्रोह के दमन के बाद राजस्वासन एक तरह से शांत हो गया था, लेकिन सच कहूं तो यह एक अलग तरह के तूफान से पहले की शांति थी। 20वीं सदी अपने साथ नए विचार लेकर आई, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और स्वशासन, ऐसे विचार जो पूरे ब्रिटिश भारत में फैल रहे थे। हालांकि राजस्वासन के रियासती राज्य इन बदलावों से काफी अछूते थे। यहाँ के लोग दोहरे उत्पीड़न के तहत जी रहे थे। उनके अपने राजकुमारों का निरंकुश शासन और तात के ऊपर अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल। शासक ब्रिटिश संरक्षण में खुद को सुरक्षित महसूस ढूंढते हुए अक्सर अपनी प्रजा की भलाई की औनवाह किए बिना शासन ढूंढते थे। आम पीपलों को कई कठिनाइयों का सामना ढूंढना पड़ा, विच में बहुत ज्यादा टैक्स, जबरन मजफारी जिसे वे बेगार कहते थे, और नागरिक अधिकारों की पूरी रिड्यूसेडी या सरकार में कोई भी बात रखने का अधिकार नहीं था। यह दूसरी माहौल में था। सच में राजनीतिक ठहराव और सामाजिक औदराय के कारण प्राजामंडल आंदोलन का जन्म हुआ। प्राजामंडल शब्द का शाब्दिक अर्थ है पीपलों का संघ। ये रियासती राज्यों के पीपलों द्वारा जिम्मेदार सरकार और नागरिक अधिकारों की मांग के लिए चलाए गए लोकप्रिय आंदोलन थे। इंडियाई राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा लेकर राजस्वासन के भीतर राजनीतिक कार्यदोयिताओं और समाज सुधारकों ने इन संघों का गठन ढूंढना शुरू किया। उनके बिगिनिंगी लक्ष्य शासकों को उखाड़ फेंकना नहीं था, बल्कि उन्हें एक ऐसी सरकार स्वास्थ्य ढूंढने के लिए मनाना था जो वास्तव में पीपलों के प्रति जवाबदेह हो। उन्होंने भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और विधायी सभाओं की स्वास्थ्यता जैसे बुनियादी अधिकारों की मांग की। प्राजामंडलों का गठन, ठीक है, एक धीमी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। रियासती शासक अक्सर अपने ब्रिटिश रेजिडेंट्स की सलाह पर इन आंदोलनों को अपनी सत्ता के लिए सीधा खतरा मानते थे। उन्होंने उन्हें दबाने के लिए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल किया। नेताओं को गिरफ्तार किया गया, बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अखबारों को सेंसर किया गया। शासकों ने तो प्राजामंडलों को अवैध संगठन भी घोषित कर दिया। इस गंभीर दमन के बावजूद आंदोलन की भावना को बुझाया नहीं जा सका। मारवाड़ में जय नारायण व्यास, मेवाड़ में माणिक्य लाल वर्मा और जयपुर में हीरालाल शास्त्री जैसे नेताओं ने अथक प्रयास किए। अक्सर अपने राज्यों के बाहर से या भूमिगत रहकर राजनीतिक जागृति की लौ को जलाए रखने के लिए प्राजामंडल आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ 1938 में इंडियाई राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में आया। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस ने रियासती राज्यों में प्राजामंडल आंदोलनों के लिए अपने पूर्ण समर्थन की घोषणा ढूंढते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। यह राजस्वासन के कार्यदोयिताओं के लिए एक बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला था। 10 ने उन्हें वैधता दी और उनके स्वास्थ्य संघर्षों को भारत की स्वतंत्रता के लिए बड़े राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। तो उससे पहले कांग्रेस की रियासती राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न ढूंढने की नीति थी। हरिपुरा प्रस्ताव ने सब कुछ बदल दिया। यह संकेत गिरते हुए कि रियासती राज्यों और ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई वास्तव में एक ही थी। तो उसने पूरे राजस्वासन में अधिक संगठित और तीव्र आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली, तब गिविश का नक्शा एक कॉम्प्लेक्स जिगसॉ पजल जैसा वॉस। दस में ब्रिटिश इंडियाई प्रांत और 560 से ज्यादा रियासतें शामिल वसन। इन रियासतों को नए इंडियाई संघ में इंटीग्रेट ढूंढने की प्रक्रिया राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक वेस। राजस्वासन में यह चुनौती और भी डॉन्टिंग वॉस। यह क्षेत्र 19 रियासतों और 3 चीफशिप्स या ठिकानों का एक पैचवर्क था, विच में से हर एक का अपना प्राउड हिस्ट्री, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और ऑटोक्रेटिक रूलर वॉज। इन कई रियासतों को, जो सदियों से अक्सर एक दूसरे की राइवल रही वॉजन, अपनी आइडेंटिटीज को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में मर्ज ढूंढने के लिए मनाना हरक्यूलियन टास्क से कम नहीं वॉस। इस मॉन्यूमेंटल टास्क के आर्किटेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, और उन्हें उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने सपोर्ट किया वॉस। पटेल ने पर्सुएजन, डिप्लोमेसी और जब जरूरी हुआ फर्म प्रेशर की एक मास्टरफुल पॉलिसी अपनाई। उन्होंने राजाओं की पैट्रियोटिज्म को अपील किया, उनसे राष्ट्र की भलाई के लिए इंडियाई संघ में शामिल होने का फायर रहा किया। उन्होंने उन्हें जेनरस प्रिवी पर्सेस
सरकार से सालाना टैक्स फ्री पेमेंट्स भी ऑफर किए और उन्हें उनके टाइटल्स और कुछ प्रिविलेजेस को क्रिएटेड रखने की परमिशन दी ताकि रूलर्स से सिटीजन्स बनने में उनकी ट्रांजिशन आसान हो सके। ज्यादातर छोटी रियासतों के लिए इंटीग्रेशन ही इररिड्यूस्ड वायबल ऑप्शन था, क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंट एंटिटीज के रूप में सर्वाइव डूइंगने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। हालांकि यह प्रक्रिया चुनौतियों और ड्रामेटिक मोमेंट से खाली नहीं। बस जोधपुर जैसी कुछ बड़ी रियासतें इंडिपेंडेंट रहने या पाकिस्तान में शामिल होने की एम्बिशन रखती थी। जोधपुर के शासक महाराजा हनवंत सिंह मोहम्मद अली विचना के साथ सीक्रेट निगोशिएशंस में थे, विचू ने कथित तौर पर उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के लिए अपनी कोई भी कंडीशंस लिखने के लिए एक साइंड ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ऑफर की बॉस। उन्हें वापस होल्ड में लाने के लिए सरदार पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन के फर्म और परसुएसिव इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी। दूसरी तरह दिल्ली से अपनी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और इंटरनल कम्युनल टेंशंस के कारण अलवर और भरतपुर जैसी रियासतों को केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत was। राजा मैंडल मूवमेंट्स के नेताओं ने भारत के साथ इंटीग्रेशन के पक्ष में पब्लिक ओपिनियन जुटाकर इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्वासन का ऑनगोइंग एक सिंगल इवेंट नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जो लगभग 8 साल की अवधि में 7 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में अनफोल्ड हुआ। मार्च 1948 से नवंबर 1956 तक यह फेज्ड अप्रोच अलग अलग रियासतों और रीजनों की स्पेसिफिक कंसर्न्स और एस्पिरेशंस को एड्रेस ढूंढने के लिए जरूरी है। 10 में पहले छोटी रियासतों को एक साथ ग्रुप ढूंढना शामिल था, फिर धीरे धीरे इन ग्रुप्स को बड़ी ज्यादा पावरफुल किंगडम्स के साथ मर्ज ढूंढना गया। इस प्रक्रिया को कॉम्प्लेक्स इश्यूज को नेविगेट ढूंढना पड़ा, जैसे कि कैपिटल सिटी पर राजप्रमुख नए राज्य का सेरेमोनियल हेड, एक सीनियर प्रिंस को दी गई पोजीशन नियुक्त करने और मर्ज्ड रियासतों के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना। ईमानदारी से कहूं तो यह राष्ट्र निर्माण का एक स्लो, डिलिबरेट और मास्टरफुल एक्सरसाइज वाज।